राम राम साथियों। पिछली बार जो हमने आपको ये हाड़ौती का लाल किला, अरे किला का क्या, बैकग्राउंड को चेंज करो। अब ठीक है। जो हमने हाड़ौती का लाल किला आपको घुमाया था, उस टाइम हमने केवल उसका भौगोलिक वर्णन किया था। इस बार हम उसका भौगोलिक ऐतिहासिक वर्णन बिल्कुल डिटेल्ड में करेंगे, और जो उसका हिस्टोरिकल प्रूफ रहेगा ये होगा ये बुक यहीं के एक मूल निवासी श्रीमान हंस राजनागर मेरे पूजनीय पिताजी ने लिखी है। इस बुक्स में इस किले के बारे में हिस्टोरिकल सारे एविडेंस है कि ये किला किसने बनाया, कब बनाया और इसे क्यों हाड़ौती का लाल किला कहा जाता है। ये सारी डिटेल इसमें है। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले इस मुख्य द्वार का वर्णन करेंगे। इस मुख्य द्वार पे जो ऊपर आपको ये दिखाई दे रही है संगमरमर में कुछ लिखा हुआ, ये कुरान की आयतें हैं। ये कुरान की आयतें लिखी हुई है फारसी भाषा में। अब चलते हैं किले के अंदर। किले के अंदर मुख्य भव्य प्रवेश द्वार है, जिसपे लकड़ी की किवाड़ों पर लोहे के पतड़ा और चादर चढ़ा हुआ है। इसके एक तरफ गणपति जी, एक तरफ गणगौर जी विराजमान किया गया है। अब चलते हैं किले के अंदर की तरफ। किले के अंदर की तरफ चलते हुए हम जैसे ही दाईं ओर मुड़ते हैं तो दाईं ओर पर चढ़ने के लिए हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। और इस किले की एक खास बात रहेगी, हर सीढ़ी वाकई में गजब रहेगी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही कठिन है, ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो चढ़ने में थोड़ी परेशानी रहेगी। चलते ऊपर। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। इस प्रवेश द्वार का ऊपरी हिस्सा है, इसमें भी अलग अलग कमरे, अलग अलग से बने हुए हॉल, और इसके जस्ट सामने ये दरबार हॉल, उसमें भी चलेंगे। अभी पहले ऊपर घूमते हैं। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य कभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इस किले का निर्माण कार्य का प्रारंभ तो यहाँ के शासक नाहर सिंह, जिसके नाम पर इस गांव का नाम नाहरगढ़ है, उसने प्रारंभ करवाया था। परंतु एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, तो निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व उसके पुत्र ने लिया, और उसके पुत्र ने इस किले का निर्माण कार्य प्रारंभ आगे बढ़ाया। परंतु उसका पुत्र भी मराठा सेनाओं से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, और इस किले का निर्माण कार्य यहीं अधूरा रह गया। इसलिए आप इस किले में जहाँ जहाँ घूमोगे आपको अधिकतर इमारतें क्षतिग्रस्त और अपूर्ण ही मिलेगी। किले के सबसे ऊपरी हिस्से से पूरा किला स्पष्ट दिखाई देता है। ये किला पैटर्न दिल्ली के लाल किले जैसा है। ये दिल्ली के लाल किले के बराबर ही नहीं है, क्योंकि वो किला बहुत बड़ा है, ये उसके मुकाबले थोड़ा सा है, परंतु इसका पैटर्न दिल्ली के जैसा है, इसलिए इसे हाड़ौती का लाल किला हो जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इसके दरबार की तरफ। इसके बहुत सारे नाम है, दीवाने खास, दीवाने आम। चलो आप खुद देखना, मैं बोलता बोलता बोर हो चुका हूँ। चलो इसके अंदर ही आता हूँ। अब ज्योमेट्री आप देखोगे वाकई में अमेजिंग है। सबसे शानदार इसके कई नाम है, दीवाने आम, दीवाने खास, और भी बहुत सारे नाम। इसी दरबार, मुझे किले में सबसे सुंदर जगह यही लगी है, दरबार वाला, क्योंकि बाकी सभी इमारतें धीरे धीरे समय के अनुसार नष्ट हो चुकी है। ये अभी तक बिल्कुल सुंदर विद्यमान है। इसी के पास में जो दिखाई दे रहा है, इस किले में सबसे पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ है, और ये पुराना आम का पेड़ है। अब इसी के पास में ये है महल। चलते हैं महल के अंदर। अब चलते हैं महल के आंतरिक हिस्से में। ये हिस्सा पुरानी इमारती लकड़ियों से इसकी छत बनी हुई है। इसमें सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। ये इसके अंदर जाने का रास्ता है, शायद अभी बंद है, तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इन सीढ़ियों से होते हैं, अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। और अब हम पहुंच चुके हैं किले की ऊपरी छत पर। यहाँ का नज़ारा देख हम वापस आपको नीचे की तरफ ले चलते हैं। महल के दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है मोती कुएं की तरफ। अब इसे मोती कुआं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुआं तालाब के अटैच में है, और इसका पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ, मोतियों की तरह साफ रहता था, इसलिए मोती कुआं बोला जाता है। फिर से चढ़ाई, चल मेरे भाई का रास्ता है। यहाँ से तालाब का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। बरसात के टाइम पे इस तालाब बिल्कुल लबालब भर जाता है, और उसके अंदर मगरमच्छ भी दिखाई देते हैं। वैसे अभी सूखा हुआ है, मगरमच्छ गायब हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही चढ़ने की छोटी सी, ये शायद यहाँ पर शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता होगा, जिससे यहाँ पर जाल फेंका जाता होगा। अब आगे चलते हैं इस बड़ के पेड़ से होकर रानी महल की तरफ। रानी महल की छत सबसे शानदार है, क्योंकि यहाँ से बरसात में तालाब का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। तालाब में जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ पुराने पैटर्न में। इस तालाब की सबसे शानदार चीज़ है इसका बांध, जो इस पर बंधा हुआ है, और जिसके पत्थर वाकई में बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर एक सिस्टमेटिक पक्का बांध बना गया है, जो उस टाइम पर भी राजा की दूरदर्शिता को दर्शाता है कि वर्षा जल कितना महत्वपूर्ण है। अब इन सीढ़ियों से चढ़कर चलते हैं वापस रानी महल के अंदर। इन सीढ़ियों से होते हैं। पिछली बार भी मैंने रानी महल आपको घुमाया था।
ये अभी क्या रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है तो इसकी दीवारों पर इसी महल के अंदर एक छोटा सा झरोखा है जिससे शायद रानियाँ तालाब में छोटे छोटे जीव जंतु बतखें हंसों को देखा करती होगी, तालाब में फूलों को देखा करती होगी। अब वहाँ पर चलते हैं महल के बरामदे में। ये इसकी छतें बिल्कुल खाली क्योंकि ये रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है तो कोई पेंटिंग्स नहीं है। इस बरामदे से सामने जो दरबार वाला बरामदा है एक साथ दिखाई देता है। शायद यहाँ से रानियाँ राजा को आराम से देख सकती है या फिर दरबारी गतिविधियाँ देख सकती है। चलते हैं इस महल के अंदर वाले एक और महल के अंदर। इसका भी काम शायद पूरा नहीं हो क्योंकि कहा जाता है कि किले का काम पूरा ही नहीं, उससे पहले राजा का शासन समाप्त हो चुका था, इसलिए ये खाली है। वरना इनमें शानदार पेंटिंग शीशे फिट होने के बाद और सुंदर लगता है। ये रानी महल है, इसकी दीवारों पर भी प्रेम की कहानियाँ लिखी हुई है। जगह जगह अपने अपने प्रेम की निशानियाँ छोड़ चुके हैं लोग बाग और धरोहर का नाम रोशन कर रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ से नीचे कूदा। रानी महल से नीचे उतरते ही सामने छोटा सा कुंड है जिसकी सीढ़ियों का पैटर्न बहुत अच्छा है। इसके बीच में पहले 4 दीप स्तंभ बने हुए थे, अब केवल एक स्तंभ बचा है जो शायद रानियों के स्नानागार के रूप में उपयोग किया जाता है। और हम पहुंच चुके हैं ये माँ आशापाला के मंदिर में। इसकी भी शानदार ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप है जो मंदिर में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। ये है नाग देवता का स्थान ताकि नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त रहे। और हर माता के मंदिर के पास में एक भैरव बाबा का स्थान होता है। भैरव बाबा के दर्शन करके हम आगे बढ़ चलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप है। जब किले का निर्माण हो रहा था तब यहाँ के शासक ने मंदिर के स्थान पर यहाँ पर कमरों की एक भूल भुलैया बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर एक लिखित शिलालेख है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखित रूप में लिखा हुआ है कि किला किसके टाइम पे है। औरंगजेब के टाइम पे कुतुबुद्दीन को मराठा के यहाँ के शासक ने बनवाया था, जिसने धर्म परिवर्तन करके इस किले का निर्माण किया। तो यहाँ पर फारसी भाषा में लिखित रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती पर फिर भी शासक ने धर्म परिवर्तन करके मंदिर को तो नष्ट कर दिया मजबूरी की वजह से, परंतु उसने अपनी आस्था को नष्ट नहीं किया। तो उसने उसी मंदिर के पत्थरों को इसी किले में उसी स्थान पर चुनवाकर मंदिर के स्थान पर कमरों की भूल भुलैया बनाई। और इसके एविडेंस के रूप में यहाँ पर अभी भी सिर्फ ये पहले के मंदिर के अवशेष की बॉर्डर है और ये वहाँ पर प्रवेश द्वार होता है मंदिर पर जिसमें शंख चक्र के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। तो हम चलते हैं आगे मंदिर में माता के दर्शन करने। जय माँ आशापाला। माता का मंदिर पहले भले कैसा हो लेकिन वर्तमान स्वरूप इसका वाकई में अतुलनीय है। सभी ग्रामवासी बिना किसी जात भेद के यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और माता का श्री विग्रह तो वाकई में अद्भुत है। ये वर्तमान स्वरूप है, प्राचीन समय का स्वरूप। यहाँ पर एक त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, ये है जो प्राचीन समय का विद्यमान है। ये माता के मंदिर के गर्भगृह का तोरण द्वार है जो वर्तमान में बनवाया गया है। ये मंदिर के प्राचीन पुजारी जी की तस्वीर है और ये यहाँ के एक स्कूल की अध्यापिका कमलाबेन जी जिन्होंने अपना जीवन माता रानी को समर्पित किया है, इसलिए उनके सम्मान में यहाँ पर उनकी एक तस्वीर लगाई गई है। ये अन्य देवी देवताओं के श्री विग्रह यहाँ विद्यमान है। अपनी तरफ ये एक धर्मशाला विद्यमान है जो प्राचीन समय में अन्न भंडार हुआ करते थे। अब वर्तमान में आप यहाँ कम दामों पर आपके कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो और उसका पैसा मंदिर में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मंदिर और भी सुंदर बन सकते हैं। और मंदिर के बाईं तरफ ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये मैंने जो उस भूल भुलैया के बारे में बताया था तो ये कमरों की भूल भुलैया यहीं पर है, इसी के अंदर है यहाँ पर मंदिर के बाईं तरफ। ये सबसे खतरनाक सीढ़ियाँ हैं मंदिर की। इन पे चढ़ने वाला हमारे जैसा फिट एंड फाइन हो सकता है क्योंकि इन पे चढ़ने के लिए चढ़ भी जैसे सीढ़ियों से जैसे हम ऊपर पहुँचते थे हमें ये सामने नीचे जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं कमरों की भूल भुलैया जो राजा के टाइम पर विद्यमान थे। फिर जैसे राजा का राज समाप्त हुआ तो प्रजा द्वारा इन भूल भुलैयाओं को नष्ट कर माता के मंदिर का पुनरुद्धार करके वह वर्तमान द्वार बनाया गया और विधिवत पूजा स्टार्ट की गई। यहाँ पर जो आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देंगे वो वाकई में मुगल आर्किटेक्चर को आपको शो करेंगे। यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं मंदिर पे शिखर पे जाने के रास्ते पर। यहाँ पर दीवारों पर एक ही दीवारों पर बहुत सारे तोपों के स्टैंड बने हुए हैं। ये इन स्टैंडों से अलग अलग लोकेशन पर तोपों से निगरानी की जाती थी। अब ये सब चीज़ें सिक्योरिटी के लिए थी। अब आपको ले चलते हैं यज्ञशाला की तरफ जहाँ पर नवरात्रि में स्वर्ण शिखर स्थापना के समय पर यज्ञ हुआ था। नवरात्रि के समय संपूर्ण ग्रामवासियों ने मिलकर 9 दिन तक एक पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया था। ये उसी की कुटिया है, बिल्कुल लकड़ी और घास फूस से बनी हुई, बिल्कुल प्राकृतिक जैसे ऋषि मुनियों की कुटियाएँ होती वैसे ये यज्ञशाला बनाई गई थी। इस यज्ञशाला में 5 कुंड बनाए गए थे, इसलिए पंचकुंडी यज्ञ हुआ था यहाँ पर। और मध्य में यजमान का वो कुंड था, मुख्य यजमान का, और इसके चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया गया था। यहाँ पर आपको एक सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलेगी। एक तरफ माता का मंदिर है और एक तरफ यहाँ पर
दरगाह है, नेक नाम बाबा की दरगाह। इसी के पास से ऊपर सुरक्षा दीवार पे चलने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर दीवार की तरफ चलने के लिए। इस यहाँ के आगे भी और ऊंची सीढ़ियाँ हैं, टफेस्ट सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा तोप स्टैंड बना हुआ है। ये उस स्टैंड के 3 पैडल हैं। आज़ादी के बाद इस किले की सभी तोपें सुरक्षा की दृष्टि से जिला मुख्यालय पहुँचा दी गई है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी तोपें। यहाँ से नगर का मुख्य प्रवेश द्वार की लोकेशन तोप से सेट की जाती थी सुरक्षा के लिए। स्टैंड हमारा दोस्त ऊपर चढ़ चुका है, अब हम भी जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करने। ये एक हर बुर्ज के साथ एक कक्ष मिलेगा, बुर्ज पे एक कमरा बना है, उसके अंदर बहुत सारी प्यार की निशानी। चलते हैं प्यार की निशानियां देखने। ये देखो, ये किसी ने अपने अपने नाम लिखे हैं। अब नाम का बुरा मत माना, सबने अपने हिसाब से अपने नाम लिखे हैं, अपने अपनी जोड़ियों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ये बोलते हैं मतलब अपना प्रूफ दिखाने के लिए प्यार कितना मजबूत है, इसलिए निशानियां लिखनी पड़ती है। हमने तो कभी लिखी नहीं, आप भी मत लिखिएगा, इससे अपने देश की धरोहर ही खराब होती है। अब चढ़ते हैं ऊपर, यहाँ से देखते हैं क्या नजारा दिखता है। ये अष्टभुजा का बुरुज है, यहाँ से ये सबसे बड़ी बुरुज की दिशा है, और यहाँ पर ये माता का शिखर और ये किले के प्रवेश द्वार वाला बुरुज। चलते भाई यहाँ से आगे चढ़ाई करते हैं। इस बुरुज पे अगर हम सबसे अच्छी चीज़ वो देखते थे गांव में, तो अपना घर कहाँ पर है। हमारा घर की लोकेशन इस वाले से यहाँ से दिखाई देती, तो हम यहाँ से अपना घर ढूंढते थे। भाई अपना घर कहाँ दिख रहा है लगभग? वो रहा उधर, उस करके हाँ, वो रहा पीपल का पेड़ उसके बाद। अब हम जा रहे हैं सबसे बड़े बुरुज की तरफ। तो इस रास्ते पर भी एक चौकी बनी हुई है, जैसे सैनिक पहरा देते हैं ना दीवारों, तो उस पहरेदारों के लिए बनी हुई है। इसके पास में जो सीढ़ियाँ हैं ये लगभग टूटी फूटी नष्ट हो रही है, और ये जो क्योंकि अब किले में जगह जगह हर जगह चीज़ें धीरे धीरे समय के अनुसार टूट रही है, बिखर रही है धीरे धीरे। और ये जो हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं नीचे चल के बताऊँ। अभी चलते हैं सबसे बड़े बुरुज की तरफ। और इस पे जाने का ऊँचा बुरुज, उसका रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए। ठीक है चलते हैं भाई। विजय रास्ता साफ करते हुए इन कटीली झाड़ियों, टूटे फूटे रास्तों से। भाई यार ये तो इन कांटों को पार करके हम पहुँचेंगे सबसे शानदार और सबसे ऊंचे बुर्ज पे, और यहाँ से हमारा सारा गांव दिखाई देता है। हरे भरे खेत और किले की लोकेशंस, ये समकोणाकार दीवार है, एक दूसरे को रेक्टेंगुलर काटती हुई है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। किले के पिछले हिस्से में शाही बाग विद्यमान है, जिसके बीच में एक छोटा सा महल है जिसे बारादरी बोलते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री में जब बाजीराव पेशवा ने अटक से कटक तक भगवा झंडा लहराने की सौगंध ली थी, तब दिल्ली जाते हुए इस रास्ते से उनकी सेनाओं ने नाहरगढ़ के किले पे आक्रमण किया था। आक्रमण पिछली दीवार से किया था, तो पिछली दीवार को तोपों से उड़ा दिया गया था, और तोपों से उड़ाने के बाद ये दीवार जो दिखाई दी वर्तमान में दोबारा बनी है। यहाँ से सेनाओं ने किले के अंदर प्रवेश किया, और एक भयंकर युद्ध के बाद यहाँ का राजा का राज्य समाप्त कर दिया गया। और उस युद्ध के दौरान किले के अंदर की बहुत सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसलिए किले के अंदर इमारतें बहुत कम है, लेकिन इसके चारों तरफ का परकोटे पे बहुत सारे कमरे कक्ष अभी भी विद्यमान है। ये इसका शानदार इतिहास। ये शाही बाग का पिछला हिस्सा, जहाँ पर से सैनिकों का आक्रमण हुआ था, और उनकी छतरियाँ वहाँ पर विद्यमान है। आज भी उनके शाही अंकित पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। फिर से किले के अंदर चलते हैं। ये हाथी जैसी आकृति, ये बताया जाता है कि ये 2 मंजिला इमारत भवन है, जो युद्ध के बाद ढह गया। अब इसकी 1 मंजिल जमीन के अंदर दफन है, और ये के ऊपर दिखाई दे रही है। ये रसोई घर बताया जाता है। अभी नीचे चलते हैं, इसको आपको अंदर से देखते हैं। ये इसमें बहुत सारे ये छोटे छोटे से रखने के बने हुए हैं, बाकी समय की मार चलता हुआ थोड़ा कालिक बना हुआ है। ये रसोई घर जैसा, यहाँ पर ये गर्म हवा निकालने के लिए बने हुए हैं डाट, और ये खूब या खिड़की के अंदर। अब थोड़ी बहुत इस हाथी की चढ़ाई कर कर ठंडी ठंडी हवा खाकर हम पावरफुल होते हैं, और जय श्री राम बोलकर आगे बढ़ सकते हैं आगे की इमारतों को देखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक खंडर कक्ष है जिसके छत नहीं है, और उसके बाद आगे है सुरंगों वाला रास्ता। बोला जाता है कि यहाँ से सुरंगें जाती हैं, बाकी कभी किसी ने देखी नहीं, ना कोई गया। हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर अंधेरा है, और ये लगभग ढह चुकी है, तो आप इसके अंदर ना जाएँ। ये अब हम जा रहे हैं इस मीनार के ऊपरी हिस्से पर। वहाँ पर भी एक कक्ष बना हुआ है जो भी लगभग ढह चुका है। ये निर्माण के समय से कच्ची मिट्टी के बनाए गए थे।
तभी से ये युद्ध के बाद नष्ट हो गए, ऐसा ही बंद है आज तक भी। और ये थी इस किले की भौगोलिक यात्रा ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ। हमारे द्वारा बताए गए अधिकांश ऐतिहासिक प्रमाण सत्य हैं। अगर कुछ भूलवश गलत हो जाए तो आप उसकी सत्यता के लिए ये हाड़ौती का लाल किला पुस्तक पढ़िए। उसमें इस किले के बारे में संपूर्ण ऐतिहासिक भौगोलिक वर्णन सत्यता के साथ प्रकाशित किए गए हैं। दिन में ये किला भले वीरान और उजड़ा सा दिखाई देता हो, परंतु जैसे रात होती है और किसी का शादी विवाह कुछ प्रोग्राम होता है तो ये किला इतना शानदार सजा दिया जाता है, किसी सिटी पैलेस की तरह। बिल्कुल लाइटिंग, साउंड्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। बहुत शानदार। हमारे गांव की अधिकतर शादियाँ इसके अंदर होती है, राजसी वैभव की तरह से। बिल्कुल लग रहा है ना असली राजा वाली फीलिंग वाला, ऐसा ही लगता है किला। बस यही इसके टूटे हुए खंडरों का इतिहास है। इस बुक्स की हिस्ट्री आप डिटेल में इस किताब से पढ़ सकते हो। हमारा काम था आपको यहाँ पर घुमाना, थोड़ा बहुत बताना, हमने जानकारी बता दी। आपका काम है इसको प्रमोट करना। हमारा देश हमारी धरोहर है। जय श्री राम।